डर दिखा के, किसी का खौफ दिखा के अगर आप मुसलमानों को अपने साथ बनाए रखे हैं तो ये कितना उचित है। जहां तक कांग्रेस का सवाल, मुसलमानों की बुरी हालत आज है, दुर्दशा है। डर दिखा के, किसी का खौफ दिखा के अगर आप मुसलमानों को अपने साथ बनाए रखे हैं तो ये कितना उचित है। जहां तक कांग्रेस का सवाल, मुसलमानों की बुरी हालत आज है, दुर्दशा है, वो तो कांग्रेस के कारण है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट तो आपने देखी और पढ़ भी ली होगी। सच्चर ने लिखा है कि सबसे ज्यादा हालत खराब मुसलमानों की है। अनुसूचित जाति से भी हालत खराब मुसलमानों की है। गरीबी से, निश्चलता से और बहुत खाली पेट से मुसलमान हैं और इसलिए विशेष सुविधा इनको देनी पड़ेगी। तो सच्चा कोई मुसलमान तो है नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए और महिला बिल को जो कहता हूं छोड़ दिया। तो हमारी मांग थी कि इन वर्गों को विशेष सुविधा दी जाए, इनको आरक्षण कर दिया जाए और महिला आरक्षण आप लागू कीजिए। तो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इनको तो दीजिए सुविधा विशेष, मुसलमानों को भी दीजिए, पिछड़ों को दीजिए और दलितों को दीजिए। ये तो पीछे हैं ही सब। तो चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा ने भी यही लिखा कि मुसलमानों की हालत खराब है। तो मुसलमानों की हालत जब खराब है तो विशेष सुविधा देनी पड़ेगी। नेताजी, बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस की अगुवाई में जो सरकार चल रही थी अगर इतनी ज्यादा खराब थी, उसकी बाह्य सुरक्षा नहीं कर पा रही थी, आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है, अल्पसंख्यकों के बारे में उसकी नीति ठीक नहीं थी, तो 10 साल तक आप लगातार उस सरकार को क्यों चलाते रहे। तो हमने कहा कि हम तो उसके खिलाफ ही रहे। सरकार तो आपके समर्थन से चलती रही। नहीं, कभी समर्थन नहीं किया। आप कितने मुद्दे हैं जिन पर हमने वोट खिलाफ किया। जब ये दोनों एक हो गए तो बहिष्कार। इन 10 सालों में आपने देखा असली मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए। अकेली समाजवादी पार्टी खड़ी रह गई। एक और दल ने हमारा साथ दिया, वामपंथी ने साथ दिया, और ये तो दोनों खड़े एक ही रहे, दोनों के दोनों। अभी आपने देख लिया सदन जो बंद हुआ है उससे पहले तेलंगाना का सवाल दोनों ही, जबकि समाजवादी पार्टी बड़े राज्यों के पक्ष में है। और समाजवादी पार्टी नहीं, मैंने सोनिया जी का नाम लेकर के कहा कि सोनिया जी, नेहरू जी भी बड़े राज्यों के पक्ष में थे। आप पढ़ लीजिए, पता लगाइए। तो आप नेहरू जी का नाम तो लेते हैं कि उनकी नीतियों के खिलाफ चल रहे हैं। छोटे छोटे राज्य जितने होंगे उतने ही देश के लिए खतरनाक है, और बड़े राज्य हैं तो उनमें कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल आता है कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छोटा राज्य था इसलिए हुआ। बड़े राज्यों में थोड़ी कोशिश की, एक जिले में रावतगंज में, सोनभद्र में, एक दिन में ही कंट्रोल कर लिया। और तो आपको मैं मौके पे चला गया, मैं खुद मौके पे चला गया। जो नक्सलवाद की जो समस्या है ये छोटे राज्यों की वजह से ज्यादा, हाँ, छोटे राज्यों में गंभीर होती जा रही है। छोटे राज्यों के पास इतना सुरक्षा बल है ही नहीं। अब यूपी में कितना सुरक्षा बल, जब यहाँ पर जो सोनभद्र और रावतगंज में हुआ था, हम मौके पे चले गए। बहुत कोशिश की लोगों ने कि मत जाइए, लेकिन कारण क्या था कि वहां पर 3-4 पीढ़ी से घर में रह रहे और घर दूसरे के नाम, खेत जोते 3-4 पीढ़ी से और खेत दूसरे के नाम, न पुल, न पुलिया, न स्कूल, न अस्पताल, कुछ भी नहीं था। और फिर हमने अफसर भेजे संबंधित सब, बैठ के उनके खेतों के नाम जो कब्जा था उनके नाम करा दिया, मकानों के नाम करा दिया, पुल और पुलिया सारा का सारा सड़क बन गई, और स्कूल और अस्पताल भी खोल दिए, और 200 रुपये अतिरिक्त दिए थे। हम मौके पे गए तो पूरा का पूरा जितना नक्शा था वो आकर के अभी सभा में आ गया।
मैंने पूछा नेक्साट का नेता इस ब्लॉक में नौगढ़ में कौन है, तो एक लड़की थी बासमती, तो उसको बुलाया। हम कहे आप खड़ी हो, पूरी सुविधा दे दी जो आपने मांगा, तो उससे 200 रुपये और ज्यादा दे रहे, भाषण दिए कि भाषण देना मैं जानता नहीं हूँ। तो ये कह दो कि आज से समाजवादी वो समाज विरोधी कोई काम नहीं करेंगे, उसने इतना कह दिया। अब उसका परिणाम यह है कि वही के वही नेक्साट एक लोकसभा में समाजवादी पार्टी से, एक एमएलए है, पकौड़ीलाल एमएलए है, एक और है वो हमारा एमएलए है, पकौड़ीलाल लोकसभा में है, और खड़ा किया मैंने लोकसभा के अंदर। जब ये छत्तीसगढ़ में हुआ, हमको सीखिए, ये देखो पकौड़ीलाल खड़ा हो, ये सबसे बड़ा नेक्साट का लीडर था, ये देखो लोकसभा में बैठा, हम की धारा से जुड़ गया। अब कहीं है नेक्साट उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हल कर दिया जाए तो कोई सवाल ही नहीं। यही समस्याएं वहां पता होगा कि उनके पास खेती नहीं, उनके पास कोई धंधा नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करें। एक और जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जहां जहां नक्सल प्रभावित एरियाज हैं, कि वहां की जो नेचुरल रिसोर्स है उसका दोहन हो रहा है, और उसका जो लाभ वहां के लोकल लोगों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। बाहरी लोग वहां से जो प्राकृतिक संपदा है उसको लूट के ले जा रहे हैं, और लोकल लोग उससे वंचित हैं, उनको वह सुविधा नहीं मिल रही है। वन कानून के नाम पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। जो आपने बताया कि विकास के वहां कोई दूर दूर तक संभावना दिख नहीं रही है, तो आपको लग रहा है कि इसके लिए जो वहां की सरकारें हैं वो बराबर की जिम्मेदार हैं, अगर नक्सलवाद उन राज्यों में बढ़ रहा है तो, जो कि इस तरह का रिफॉर्म नहीं कर रही हैं? नहीं, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार है। हमने आपको वहां भेज दिया, जब हमने आप सबको भेजा, उन्होंने सुविधा दी, मौके पे मैं गया, और उसके बाद जब उनको सुविधा दे दी पूरी, पोलो पुलिया बनना शुरू हो गया, अस्पताल बनना शुरू हो गया, स्कूल बनना शुरू हो गया, और भी उनकी कई समस्या उनकी सब हल कर दी। उसके बाद हमने जाकर के शिविर चलाया, और 5 दिन शिविर में चला, और सबने लोग कहा यहाँ रात को ठहरिए, और हम रात को वहीं ठहरे 5 दिन, और सब नेक्साट जितने थे वो सब शिविर में आए, और शिविर में आकर के उनकी समझ आया पूरा का पूरा खत्म नेक्साट, और राजनीति जुड़ गए। एमएलए हो क्या चल रहे, एमपी कर रहे, तो मैंने बता दिया कि और ज्यादा जीत कर सकते, एमएलए हो ज्यादा जीत कर गए थे अभी, और पार्लियामेंट का मेंबर भी हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से लौट कर आने के बाद बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो चुनाव प्रचार की शैली है, जो उनकी योजना है, उसको नेताजी किस तरह से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार ने जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, लेकिन आज भी सुदूर इलाकों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश में इसका समाधान वित्तीय समावेशन मॉडल से निकला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। इस मॉडल पर हाल ही में यूएनडीपी ने दिल्ली में रिपोर्ट जारी की। समृद्धि नाम के मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन मॉडल से ग्रामीण अंचलों के आर्थिक कायाकल्प की नई शुरुआत हुई है। इस अनूठी पहल से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था में मध्य प्रदेश देश में अव्वल हो गया है। लाइन में लगो, फिर जाकर आपका नंबर लगेगा, यहाँ सर कोई नंबर नहीं, आए जमा करे, अपन निकालो जमा कर दो। अब ग्रामीण अंचलों में हर 5 किलोमीटर के दायरे में अल्ट्रा स्मॉल बैंक खोले जा रहे हैं। प्रदेश के ऐसे गांव में भी अल्ट्रा स्मॉल बैंक खुल गए हैं जहां 20 से 90 किलोमीटर तक बैंकिंग सुविधा नहीं थी। बीपीएल परिवारों, बुजुर्गों, निराश्रित विधवा और निशक्त जन को मिलने वाली सहायता के साथ ही छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य आदि की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा हो रही है। हमें जहीं के जहीं जमा करना, मजदूरी पे चले जाते हैं, ये सुविधा है। ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, घर से थोड़े निकले और अपना इधर काम करवाया वापस। अभी तक 2000 से अधिक अल्ट्रा स्मॉल बैंक खुल चुके हैं। पूरे 3000 बैंक खुल जाने से 14,600 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे। विश्व
विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देव भोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देव भोग के। देव भोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध, सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। बेटियों के साथ कभी भेदभाव मत करना, बेटियों के साथ भेदभाव मत करना। बेटे को भी प्यार, लेकिन बेटियों को भी लाभ। यह जरूरी है बेटा बेटी दोनों को बराबर मानना और बेटियों की चिंता मत करना। पैदा होने से लेकर बेटी के अंतिम सांस लेने तक सरकार को मां बहन और बेटी के साथ खड़ा करने की कोशिश की है। लाडली लक्ष्मी, साइकिलें देना, किताबें देना, गणवेश देना, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5000 रुपया देना, और शादी में भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, अलग अलग योजना हमने बनाई। और बहनों, अब 15,000 नहीं, अब एक शादी पे 25,000, शादी या निकाह पे 25,000 रुपया खर्च करने का काम होगा। उनमें से 19,000 का तो सामान और व्यवस्था में जाएगा। 6,000 रुपया हमने तय किया है कि हम फिक्स डिपॉजिट जमा करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जब जो बेटी की शादी होगी और उसके घर बेटा बेटी जन्म लेंगे और वो पढ़ने जाएंगे तो पहली क्लास में ही 10,000 रुपए का चेक उनको मिल जाए। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देव भोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देव भोग के। देव भोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध, सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेताजी, हम लोग बात कर रहे थे कि इस समय चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और 2014 के चुनाव में कामयाबी के लिए नरेंद्र मोदी तूफानी दौरा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सेंटर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनको लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें वो जीत लिए तभी देश में मोदी की अगुवाई में सरकार बन सकती है। ऐसी स्थिति में आपके सामने फिर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में सेकुलर सरकार बने, जो कि आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में किस तरह से रोकने की तैयारी आप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे कि एनडीए को सत्ता न मिले? जहां तक बीजेपी का मोदी साहब का सवाल है, मोदी जी पहले बड़े उत्साह के साथ यूपी में दौरा किया था। अब वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश में मोदी साहब का कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं। शुरू में भीड़ हुई, तब वो एक दफा भीड़ थी, तभी उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह, भीड़ का मुकाबला मत करो, कि हमारी भीड़ ज्यादा होने लगी, विकास की बात कीजिए। तो वो तो अच्छी बात थी। तो मैंने कहा मोदी साहब भीड़ में तो हार गया, अब विकास की बात कर रहे हैं।
तो जब मैंने ये सवाल रखे जो आपके सामने भी रखे, क्या गुजरात में आपने सिंचाई मुफ्त की है, क्या पढ़ाई मुफ्त की है, क्या दवाई मुफ्त की है, क्या बेरोजगारी का भत्ता दिया है, क्या करना दर्जन दिया है? बल्कि जितना आपका बजट है उसमें आधे लगभग आधा बजट तो ऐसी जनता की जेब में जा रहा है, जो गरीब लोग उनके हाथों में जा रहा है, लड़कियों के हाथों में जा रहा है। अब इसलिए विकास की बात जो आप कर रहे हो, तो अब विकास की बात जो आप कर रहे तो हमारे उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा किसान को सिंचाई का इंतजाम कर दिया। अन्य कई सुविधा हमने किसानों को उनको गिनाई, तो एक भी कोई काम किया हो तो बता दो। आज तक जवाब नहीं आया। सभा में हो रही हैं और सभा में हम उनसे सवाल करते हैं, क्या वो आप आ रहे हैं तो वो सुनते तो सब हैं, चैनल आजकल ऐसे चले और ज्यादा सुनते हैं, बताते हैं। मैंने पूछा गुजरात के कुछ मिले लोग, साहब आपका सवाल जो आपने किए पूरे के पूरे हमारे यहाँ छपे भी हैं और चैनलों पे आए, तो हम मोदी साहब तो जवाब दे नहीं रहे कि उन पर है कहाँ जवाब। ये केवल प्रचार था और सच्चाई है कि मीडिया पे और इस देश की बड़ी लोगों पर, बड़े उद्योगपतियों पर कब्जा किया है, खुशी चाहिए या विश्वास दिया है, वो उनके साथ है। आम जनता वहां साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर हो गया, मनोबल टूट गया है कि वो मुकाबले नहीं कर रहे गुजरात में। जो बड़ा नेता माना जाता है उनका गुजरात का, जो उनका पक्का पॉलिटिकल एडवाइजर है कांग्रेस अध्यक्ष का, वो क्या कर रहा है वहां? वो तो नाम ले के मोदी साहब तो बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं तो वो उनका वो भी लगा देते, मियाँ कहते हैं मियाँ कहते हैं कि बताओ। तो ये जी कांग्रेस पार्टी उनका मुकाबला कर ही नहीं रही, डर गई, जाने क्या होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहां कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो बीजेपी या मोदी साहब से मिले हुए हैं, और ना कोई मुकाबला ही नहीं कर रहा। तो क्या वो लोग हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार हैं? अब मोदी भी हो चर्चा तो करते हैं, कांग्रेस भी महसूस करते हैं, कांग्रेस वो भी महसूस करते हैं, कब्जा तो एक ही व्यक्ति के हाथ में वहां पूरा है। तो वो क्या कर रहे हैं? नेताजी, तीसरे मोर्चे की हर चुनाव के पहले बात होती है, एक बार फिर बात शुरू हुई है तीसरे मोर्चे की। अभी 2-3 बैठकें हुई हैं दिल्ली में, 25 तारीख यानी कल फिर बैठक होने जा रही है, उसमें आप भी शरीक हो रहे हैं। कितना गंभीर प्रयास इस बार आपको लग रहा है कि तीसरा मोर्चा बन पाएगा? चुनाव के बाद हमेशा मोर्चा बना है और मोर्चा बनाना पड़ेगा। अच्छा हो चुनाव से पहले ही बन जाए, लेकिन चुनाव के बाद तो मोर्चा बनेगा। और चुनाव के बाद जितने मोर्चे बने हैं वो चुनाव के बाद ही बनते हैं। अभी तो टिकट को लेकर के ही आप सब विवाद हो जाएगा। अब जीत के जब आएंगे कौन कितनी सीटें जीत के आएगा, उस पर मोर्चा बनेगा, ऐसा मेरा भी प्रयास होगा। और वामपंथी दल तो लगे हुए, विशेष कर प्रकाश राज जी इस कोशिश में लगे हैं, तो उनको तो हम सभी लोग दे ही रहे हैं। एनडीए और यूपीए की तुलना में अगर हम इन सारे सर्वे रिपोर्ट्स को किनारे कर दें तो आपकी नजर में किसकी संख्या ज्यादा आने वाली है लोकसभा चुनाव के बाद? ना संख्या के बारे में तत्व नहीं कितनी किसकी आएगी, लेकिन ये सही है कि बहुमत न बीजेपी का आएगा और न कांग्रेस का आएगा। बहुमत तो तीसरी मोर्चे वालों का ही आएगा। अगर ये एक हो जाएंगे तो बहुमत ही नहीं का। तो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे देश के? सवाल ही नहीं। अगर उन्हें समर्थन कौन देगा? बहुमत तो आ नहीं रहा। बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे तो दूसरे पार तो कर नहीं पा रहे। आज भी जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं तो ऐसा ही है कि सीटें कुछ बढ़ेंगी। उन्होंने मेहनत की है मोदी साहब ने, तो उससे सीटें तो बढ़ेंगी और सीटें बढ़ भी जाएंगी तो मान लीजिए अगर मान लीजिए 200 भी पहुंच जाएंगी तो उनका समर्थन कौन करेगा? कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक या तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं जयललिता, ये सारे लोग नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे चुनाव के बाद। नहीं, अब तो जयललिता जी तो वामपंथी दलों के साथ है।
और ममता जी तो वैसे ही नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठा, सवाल ही नहीं। शायद वाम मोर्चा के झगड़े के नाते कर दें वो एनडीए का। वो तो उनका बहुमत है, सरकार की है, वो वामपंथी दल से उनका क्या मतलब, वामपंथी दल तो वहाँ हार गए हैं, उनका ऐसा तो बहुत आ गया है ममता जी का। ममता जी तो जा ही नहीं सकती बीजेपी के साथ। बिहार की क्या स्थिति है नेताजी? नीतीश और लालू में अगर कोई तालमेल करना हो तो आपकी नजर में कौन बेहतर एक डिपेंडेबल पॉलिटिकल एलाई आपके लिए दिखाई देते हैं? अब वो तो बाद में ही तय करेंगे, लेकिन एक नेता का भरोसा नहीं है कब कहाँ जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं। आपको लगता है कि इतिहास में और राजनीति में जिसको आप हम कह सकते हैं कि स्थापित करते हैं, बाद में वही आपका सबसे ज्यादा विरोधी हो जाता है? वो तारतल में हो जाता है, हमारे यहाँ ज्यादा हो जाता है, जिसको समाजवादियों में ज्यादा हो जाता है। नहीं, जिसको बढ़ाते वो भाग जाता है। नहीं, लालू जी को भी मुख्यमंत्री सबसे पहले आपने ही बनवाया था बिहार में। बनाया था, बन ही नहीं सकते थे। आप ऑब्जर्वर होकर गए थे। अगर हम पर्यवेक्षक न गए होते और चौधरी देवराज जी ने ज्यादा जोर न दिया होता हम था, और अगर पूरी तरह निष्पक्ष भी हो जाते तो नहीं बन सकते थे। तो आप आज ही 22 विधायक ऐसे थे जो पूरी तरह हमारे साथ थे, हमारे ही थे, तो वो तैयारी नहीं थे, तो उनको समझा बुझा कर कि मैंने 22 वोट दिया, तब ये हमारे पास अब तो नहीं रहा होगा, डिब्बा पूरा रखा है, 9 वोट से जीते थे लालू जी। तो आप ही मानते हैं ना कि आपने लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेईमानी की थी बिहार में जाके? बेईमानी तो नहीं की थी, पक्षपात किया था। पक्षपात किया था, पर्यवेक्षक होकर के हमें नहीं कहना चाहिए था, पक्षपात किया था। अपने दलों के लोगों से जो हमारे थे समर्थक, उससे जो टिकट दिलाए थे हमने उन्हीं को, उन्हें 22 जीते थे, तो 22 को कह करके वोट हमने दिलवा दिया। लेकिन उन लोगों ने साफ कहा था कि ये अच्छा मौका है कि हमें लड़ने दो, ये अपने आप हार जाएगा, और वरना ये बड़ा घातक होगा आपके लिए। तो उनकी बात सच निकली? आपको प्रधानमंत्री बनते बनते रोका उन्होंने? बिल्कुल सच निकली। अगर लालू ने विरोध नहीं किया होता तो आप देश के प्रधानमंत्री होते। अब वो चलो, वो तो हो चुका था, निर्णय हो चुका था, निर्णय हो चुका था और तय हो गया था सब कुछ। तो अब लालू प्रसाद जी को क्या परेशानी है आपसे? बिहार में तो उनकी स्थिति बड़ी खराब है। अब तो कांग्रेस के साथ चले गए। अब तो रामविलास भी उनको छोड़ दे रहे हैं, नहीं जा रहे हैं रामविलास भी उनके साथ। अब देखें, अखबार में तो आया है कि नहीं जा रहे, देखिए क्या है, कोई भरोसा नहीं है कौन कहाँ इनमें से जाए। तो अगर चुनाव के बाद लालू जी फिर एक बार अपनी गलती मान के आपके साथ आना चाहें तो आप क्या लेंगे? वो तो कांग्रेस में हैं, उनका आने का सवाल ही नहीं। चुनाव के बाद? चुनाव के बाद भी नहीं आएगी, बने जाएगा। और नीतीश को क्या लगता है आपको? नीतीश आप लोगों के साथ रहेंगे कि फिर चले जाएंगे बीजेपी के साथ? नीतीश का ये नीतीश कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं, नीतीश कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जहाँ हैं तो अपने हैं, कम से कम वो जहाँ हैं वहाँ मजबूती के साथ खड़े तो रहे। तो अभी जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें लग रहा है कि आंध्र में जगन मोहन रेड्डी शायद आपके साथ आ जाएं, बिहार से नीतीश आ जाएं। अभी चुनाव के बाद समीकरण जब बनते हैं तब ये तय होता है, अभी कुछ भी नहीं। आपके दिमाग में तो एक खाका होगा ना कि कौन कौन आएगा? अब तो सीधी बात है, जो तीसरे वोट में किसके ज्यादा लोग जीत के आते हैं। नहीं, जैसे हरियाणा की बात करें तो वहाँ चौटाला से आपके कई रिश्ते पहले से भी अच्छे रहे। चौटाला से तो अच्छे रिश्ते हमेशा रहे, चौटाला जी से रिश्ते कभी खराब नहीं जी। हाँ, अब वो ऐसे मुसीबत में फंस गए हैं, मुसीबत में फंस गए। अब वो फंस गए, जो कोर्ट का मामला है कुछ कह नहीं सकते। देखिए, इतनी गलती नहीं थी, इतनी बड़ी सजा दी गई। आप लोगों की कोई नवीन पटनायक से नहीं बातचीत हो रही है तीसरा मोर्चा बनाने के लिए? अभी कोई संबंध में नहीं बात हुई है। उनके पिताजी आपके दोस्त थे, आप अगर पहल करें तो? हम सब लोग मिलकर ही काम करेंगे और मिलकर ही कोई फैसला करेंगे, तभी तीसरे मोर्चे तीसरा काम होता है। एक कहावत है जो हम लोग पढ़ा करते थे और जब से पत्रकारिता में देखते भी हैं कि समाजवादी लोग न तो बहुत दिन तक एक साथ रह पाते हैं, न बहुत दिन तक अलग रह पाते हैं। समाजवादियों के बारे में एक कहावत है जो हम लोग पढ़ते भी थे और बहुत साल से देख भी रहे हैं कि समाजवादी लोग न तो लंबे समय तक साथ रह पाते हैं और न लंबे समय तक अलग अलग रह पाते हैं।
तो इस समय के साथ इस विचारधारा में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है आपको? अरे आप इससे ज्यादा उदाहरण क्या होगा, सद्भाव ने बाद में समाजवादी पार्टी बनी। अभी तक समाजवादी पार्टी में न कोई मतभेद न टूट, जो कि तो है सब। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं, पुरानी बात छोड़ दो। नहीं, बाकी दलों में जो समाजवादी लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो समाजवादी कहाँ है, तो दूसरे दलों में चले गए। समाजवादी पार्टी जो लोहियावादी हैं वो सबके सब जो के तो हैं। नंदा जी तो अपने एक अलग सोच से पार्टी बने हुए थे, जैसे ही समाजवादी पार्टी बनी और समाजवादी पार्टी में आ गए कि जो पार्टी एक ही हमारी और उनकी, और लगातार हम एक हैं। नंदा जी बैठे, लगातार हम लोग एक हैं, कहीं टूट नहीं हुई आज तक। अब 8 साल और ये 13 खत्म, 21 साल लगातार समाजवादी पार्टी जम के है, न अलग हुए न टूट हुई। अब वो समय दूसरा था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी बहुत। प्रायोजक है टीवीएस स्पोर्ट। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी।